क्लास 12th के लिए पीबी शेली की लिरिक है अ लैमेंट। पीबी शेली, इनका पूरा नाम पर्सी बायसी शेली, अंग्रेजी के बहुत ही प्रसिद्ध पोएट हैं। इनके वर्ड्स और लिरिक्स बड़े फेमस हैं। अ लैमेंट, इसका नाम देखो, लैमेंट। अ लैमेंट, लैमेंट का अर्थ होता है रुदन, रुदन या विलाप, रोना। बड़ी ही सुंदर, बड़ी म्यूजिकल पोएम है ये और बड़ी छोटी पोएम। 2 स्टैंजा है मात्र, 5 लाइन्स के एक स्टैंजा, यानी कुल मिला के 10 लाइन्स की ये पोएम और बड़ी फेमस पोएम। ये रुदन विलाप समझ ही रहे हो, इससे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि दुख भरा गीत, दर्द भरा गीत। अब गाने सुने होंगे तुम लोगों ने, पुराने गाने अगर हिंदी के भी सुनो, दर्द भरे गीत सुनो, तो उसमें ढेर सारा अर्थ होता है और बड़ी शांति मिलती है मन को। दर्द भरे गीत भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि जिसमें निराशा होती है लेकिन कहीं ना कहीं आशा भी होती है, और कुछ गीत ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल निराशा में डूबे होते हैं, उसमें आशा की किरण कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं। तो ये एक पोएम ऐसी ही है, बहुत ही निराशाजनक पोएम। अच्छा, कविता अच्छी वही मानी गई है जिसमें दर्द हो। हिंदी में तो एक गीत है, उसकी लाइन ही यही है कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। और विश्व का जो प्रथम कवि हुआ, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, इनके मुख से भी सबसे पहले संस्कृत में जो कविता निकली, विश्व की सबसे पहली कविता, वो भी ऐसे दर्द से निकली। क्रौंच पक्षी का जोड़ा था, हाँ, और वो मैथुन क्रीड़ा में रत थे, प्रेमालाप में रत थे, और एक बहेलिये ने बाण से मार दिया, एक को मार दिया, नर को। और ये देखकर उन्हें इतनी पीड़ा हुई कि उन्होंने बहेलिये को शाप दिया, और ये पहली कविता मानी जाती है पूरे विश्व की। उन्होंने शाप देते हुए कहा, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। उन्होंने उस बहेलिये को ये शाप देते हुए, मतलब स्वतः स्फूर्त अपने आप ये कविता निकली। तो कविता ये माना जाता है कि स्वतः निकलती है, खुद अपने आप उत्पन्न होती है। इंग्लिश में भी परिभाषा है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच टेल्स ऑफ आवर सैडेस्ट मूड। तो ये दर्द भरी कविता, इस कविता में कई वर्ड्स आएंगे बार बार, उन्हें मैं बोल रहा हूँ, नोट भी कर लो और उसको डिक्शनरी से कंसल्ट करके अच्छी तरह से समझ भी लो, क्योंकि जब इसको एक्सप्लेन करोगे या सेंट्रल आइडिया लिखोगे तो ये सारे टर्म्स बार बार आएंगे। तो सबसे आसान टर्म्स है सैडनेस, उदासी। थोड़ा सा इससे बढ़िया टर्म्स आ जाते हैं, जैसे मेलांकली, MELANCHOLY, मेलांकली। डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन, मेलांकली। और पेसिमिज्म, PESSIMISM, ये सारे टर्म्स आएंगे। पेसिमिज्म निराशावाद, मेलांकली अकेलापन, दुख से भरा हुआ हृदय, इस तरह ढेरों। ग्लूम, GLOOM, ये सारे वर्ड्स आएंगे बार बार। तो इन वर्ड्स को समझ लेना और याद भी कर लो। तो ये छोटी सी दर्द भरी कविता मात्र 10 लाइन्स की। अब इसमें एक बात यह है कि कवि किसके ऊपर रो रहा है, क्या खोया है। हम रोते कब है, जब हमारा कुछ खो जाए, हमारा कोई हमसे बिछड़ जाए, तब हम रोते हैं, रुदन निकलता है, हृदय से आह निकलती है। इस कविता को पढ़ने के पहले बेटर यह होगा कि तुम लोग कोई दर्द भरा गीत सुन लेना, पुराने गाने, नए वाले नहीं। नए वाले गाने नहीं है, ये केवल शोर है, केवल हल्ला है। नए गानों को तो मैं गीत में गिनता ही नहीं हूँ। काफी पुराने गाने, जब तुम लोगों का जन्म, क्या तुम लोगों के पिता का जन्म ना हुआ हो तब के गीत सुनो। हम लोगों का जब जन्म ना हुआ हो, कम से कम 70 के 60 के दशक का कोई अच्छा गीत सुन लो, तो थोड़ा मूड बन जाएगा, ये पोएम से जुड़ पाओगे। इस पोएम में एक चीज अनिश्चित है, ये पता ही नहीं चला है कि कवि किसके लिए लैमेंट कर रहा है। इसका ये रुदन, इसका ये विलाप किस लिए, क्या खोया है। केवल अनुमान हम लगा सकते हैं कि कोई दोस्त, कोई उसका बहुत प्रिय संबंधी, और या फिर हमारे समाज का कुछ खो गया, या हमारे प्राचीन काल का वैभव खो गया,
तो हम एक इन जनरल एक अनुमान लगाते हैं कि प्राचीन वैभव की ही बात शायद कर रहा है कि वो खोया है, पहले चीजें अच्छी थी, अब ऐसा नहीं है, इस तरह से ढेर सारी ऐसी बातें आती हैं। अब ऐसे ही समझो कि पहले लोग कम पढ़े लिखे थे तो गीतों में अर्थ हुआ करते थे। पुराने गाने सुनोगे उनमें बिना अर्थ का एक लाइन नहीं होता था। सोचो कि शिक्षा कम थी, लोग कम पढ़े लिखे थे तो गीतों में अर्थ होते थे, और अब लोग पढ़ लिख लिए हैं ज्यादा तो गीतों से अर्थ खत्म हो गया। तो पतन किस चीज का हुआ, अनुमान लगाओ। हमारे गीतों का, हमारे साहित्य का एक तरह से समझो पतन हुआ। निरर्थक गाने बन रहे जिनमें बोल हैं, बोल का कोई अर्थ ही नहीं। पहले के तुम किसी भी गाने को सुनोगे उसमें बड़े सुंदर सुंदर अर्थ, यहाँ तक कि भोजपुरी, जो भोजपुरी है बहुत ही अश्लील है, तुम अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ नहीं सुन सकते। लड़की हो तो अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ तुम नहीं सुन सकते ये भोजपुरी गाने। पहले भोजपुरी गाने कितने अच्छे होते थे, सभी के साथ सुन सकते थे, आनंद मिलता था, वो लोकगीतों में भी वो रस था। तो ये चीजें लुप्त हुई। तो इसमें एक अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद इन चीजों के लिए वो रो रहा है। तो पहले मैं पोयम एक बार पढ़ देता हूँ, बहुत ही म्यूजिकल पोयम है, लिरिक है, और शुरुआत ही इसकी होती है एपॉस्ट्रोफी से, फिगर ऑफ स्पीच एपॉस्ट्रोफी, जिसमें किसी डेड या निर्जीव या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को सीधे एड्रेस किया जाता है, सीधे संबोधित किया जाता है। तो ओपनिंग लाइन में ही संबोधित करता है पोएट, कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime? No more, oh, nevermore. Out of the day and night, a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief, but with delight, no more, oh, nevermore. बस इतनी छोटी सी पोएम। तो पहली लाइन में एड्रेस करते हुए पोएट कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तीन चीजों को एड्रेस कर रहा, तीन चीजें। ओ वर्ल्ड, वर्ल्ड समझते हो, दिस वर्ल्ड, संसार। ओ लाइफ, जो जीवन है संसार में, और टाइम। टाइम मैं जब तुम लोगों को ग्रामर पढ़ाता हूं क्लासेस में, तो एक बार मैं टेंस का या टाइम का कॉन्सेप्ट देता हूं, तो ये बड़ा खतरनाक होता है कि टाइम से ही सब कुछ है। टाइम से ही पता लगाते हो भाई कि मैं तुमसे बड़ा हूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब टाइम ही। टाइम एक मेजरमेंट का माध्यम है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं किसी का पिता हूं, टाइम है, तो पिता हूं तो जल्दी मरूंगा भी, फिर उससे जन्म ले लूंगा तो उससे छोटा हो जाऊंगा इस वर्ल्ड में, ये भी एक टाइम का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं तुम्हारा टीचर हूं अभी, भाई जल्दी मर जाऊंगा, तुम लोग कल बड़े होकर टीचर हो, मान लो मेरा दोबारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हारा स्टूडेंट हो सकता हूं। तो टाइम इस चीज को बनाता है, रिलेशन सारे टाइम। और वर्ल्ड, ये वर्ल्ड जो प्लेस है, जो दुनिया है, हम लोग जी रहे हैं, सारी चीजें जो संसार में दिख रही हैं, और लाइफ जी रहे हैं, जीवन भी टाइम पे ही। इसी टाइम के कॉन्सेप्ट से ही क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर है, क्योंकि जो टाइम प्रेजेंट है ये हर पल पास्ट की ओर भाग रहा है। मैं बोल रहा हूं ये प्रेजेंट है, ये तुरंत पास्ट में चला जा रहा है, बीता जा रहा है, पास्ट होता जा रहा है। और जो फ्यूचर है वो दौड़ते हुए प्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंट होकर पास्ट हो जा रहा है। तो प्रेजेंट एक पुलिया की तरह है, यहां कुछ रुक नहीं रहा है। फ्यूचर की चीजें आके प्रेजेंट बन जाती हैं, और फिर प्रेजेंट होते ही तुरंत पास्ट की ओर निकल देती हैं। प्रेजेंट बस एक लिंक है जिसने फ्यूचर और पास्ट को जोड़ रखा है। तो इसमें तीन चीजों को पोएट एड्रेस करता है, और अगली लाइन में कहता है, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जिनके लास्ट स्टेप्स को, अंतिम सीढ़ियां, अंतिम ऊंचाई तक मैं चढ़ा। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और अब ये सोचकर मैं कांपता हूं, कांप जाता हूं कि मैं जहां पहले खड़ा था उस ऊंचाई पर, मैं जिस ऊंचाई पर पहुंचा था, शायद उसका बहुत पीक समय रहा हो अपनी कविता में, अपने जीवन में बड़ा अच्छा समय रहा हो। तो सबको संबोधित करते हुए कहता है कि मैं जहां तक उस ऊंचाई तक पहुंचा, अब सोचता भी हूं तो मेरे पैर कांपते हैं, इतने ऊंचाई पर पहुंचना। When will return the glory of your prime? प्राइम मतलब सर्वोच्च समय, सबसे उच्च कोटि का। तो ग्लोरी, वो शान, वो शानो शौकत, वो अच्छी बातें कब लौटेंगी? When will return, कब लौटेंगी? और स्टैंजा की आखिरी लाइन में कहता है, नो मोर, ओह नेवर, कभी नहीं, हाय कभी नहीं, आह भरते हुए, ओह नेवर मोर, कभी नहीं, बिल्कुल निराशा, थोड़ी सी भी आशा कहीं बच नहीं रही कि कभी नहीं लौटेंगी। वो ग्लोरियस टाइम will never return. Fully pessimistic mood, deep melancholy, deep gloominess, the prime time, the glorious time on which
the time which once had been, the poet who has climbed those steps to the peak will never return. The poet laments at this. इसी बात का विलाप कर रहा है कि नहीं लौटेगा वो समय, ये चीजें अब नहीं आएंगी वापस, कभी नहीं आएंगी। अगले स्टैंजा में कहता है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात, दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे का समय एक पूरा दिन बनता है। तो ये दिन और रात को मिलाकर टाइम का ही कॉन्सेप्ट समझो कि टाइम जो जो बीत रहा है, यानी दिन और रात बीत रहे हैं। अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, जॉय आनंद, जीवन का आनंद, ये दिन रात बीतते बीतते इनके साथ जीवन का आनंद फ्लाइट भग गया, समाप्त हो गया। यानी समय के प्रवाह के साथ साथ सारा आनंद बह गया, बीत गया, समाप्त हो गया। फ्लाइट यानी भाग जाना, उड़ जाना, खत्म हो गया। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, फिर देखो टाइम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्प्रिंग, समर, विंटर। स्प्रिंग सदाबहार मौसम, समर गर्मी का मौसम, विंटर जाड़े का मौसम। फिर वही टाइम का कॉन्सेप्ट, दिन से जोड़ा, फिर लाख रहा साल में, ये मौसम को जोड़कर फिर पूरे वर्ष का टाइम दिखा रहा है कि ये पूरा समय आएगा, ताजे ताजे स्प्रिंग का मौसम आ जाएंगे और गर्मियों का मौसम सुंदर आएगा, और विंटर जाड़े का मौसम वहां बड़ा कष्टकारी होता है। हमारे यहाँ तो जाड़ा अच्छा पड़ता है, लेकिन जब इंग्लिश पोएट्री पढ़ोगे और वेस्टर्न पोएट को पढ़ोगे तो विंटर आते ही जान जाओगे ये नेगेटिव इमेज है। विंटर हमारे यहाँ अच्छा होता है, वहां विंटर अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ विंटर में जितनी गर्मी पड़ती है, जितना जाड़ा लगता है हमारे यहाँ जाड़े के मौसम में, उतना वहां गर्मियों में लगता है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखोगे, तभी पोएट्री या प्रोज समझ पाओगे इंग्लिश राइटर की। वहां की भौगोलिक स्थितियां अलग है। किसी भी लिटरेचर को तुम धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ते हो कोई, अगर भौगोलिक स्थितियां नहीं समझोगे तो मूर्ख बने रहोगे हमेशा, कि वहां के लिए क्या लिखा गया, यहाँ के लिए क्या लिखा गया, अंतर होगा। तो ये तीनों सीजन्स आएंगे और चले जाएंगे। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डेथ, और मेरे हृदय को फेंट हार्ट, हार्ट इज वेरी फेंट, बिल्कुल दुख से भरा हुआ, टूटा हुआ, कमजोर सा फेंट हार्ट है मेरा हृदय, बिल्कुल टूटा हुआ, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, पीड़ा दग्ध, दुख से भरा। मूव, बिल्कुल इसको और पीड़ा दे देंगे, और कष्ट होगा। ये मौसम जब जब आएंगे, ये मौसम बदलेंगे ना, ये कष्ट और बढ़ेगा, ये दर्द और बढ़ेगा, ये दुख और बढ़ेगा। केवल दुख ही बढ़ाएंगे, बट विद डिलाइट, डिलाइट नहीं, बट लगाए, बट इसको दिखाने के लिए कि डिलाइट नहीं आएगा, दुख आएगा, और भी दुख भर जाएगा। दिन बीतेंगे, रात बीतेंगे, मौसम बीतेंगे, और हर मौसम में वो अच्छी बातें मुझे याद आएंगी जो कभी थी, तो मेरा दुख और बढ़ता जाएगा। ये सारे मौसम आएंगे, लेकिन बट विद डिलाइट, डिलाइट नहीं, प्रसन्नता नहीं भरेंगे मेरे अंदर, ओनली ग्रीफ, केवल दुख। तो डिलाइट नो मोर, ओह नेवर मोर। क्या डिलाइट भी कभी आएगा? क्या खुशी भी कभी आएगी? नो मोर, कभी नहीं, ओह नेवर मोर, बिल्कुल नहीं। बस ये पोयम है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लो, पढ़ के तैयार कर लो, सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो। बहुत क्लियर नहीं है, मैंने अपने ढंग से समझाने का प्रयास किया कि किस चीज पे रो रहा है। शायद पास्ट ग्लोरी, कुछ अच्छी बात है, जैसे मैं ही रो रहा हूँ ना कि भाई पुराने गीत की तरह अब कहाँ गीत हैं, आपके गीतों में अर्थ नहीं, तो समझ लो यही रो रहा हूँ। या ये कहा जाए कि पहले भाई प्रकृति बड़ी शुद्ध थी, जनसंख्या कम थी, लोग प्रकृति के बड़े निकट रहते थे, अब लोग बिल्कुल अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, या उसके जीवन में कोई बड़ा अच्छा समय बीता हो पोएट के। तो ये सारी चीजें तुम लिख सकते हो अपने हिसाब से, तुम्हें जिससे तुम जुड़ सको, हृदय से इस पोएम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। हो सकता है कविता में ही बहुत उसका पीक टाइम रहा हो, उसको रो रहा हो, या कोई उसका कोई प्रिय बिछड़ गया हो उससे, उसको रो रहा हो, अच्छा समय, कोई मित्र, प्रेमिका, कोई बच्चा, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको 2-4-10 बार पोएम को सुनो, और 2-4-10 बार थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करना। समझ पाओगे, तुम लोग किशोरावस्था में हो, अब भावनाएं तुम लोगों के अंदर अधिक होती हैं। बस ये कि मूड, उस मूड में घुसो, जिस पोयम को पढ़ते हो ना उसके मूड में आ जाया करो, बिल्कुल अकेले बैठकर उस मूड को बिल्कुल जीने का प्रयास किया करो। मैं देखो जब भी पढ़ता हूँ या जब भी गाने सुनता हूँ, गजल या और भी पुराने शास्त्रीय गाने, तो अकेले में, क्योंकि आप जब भीड़ में होते हो, किसी के साथ होते हो ना, तो आत्मा से नहीं जुड़ पाओगे। आत्मा से जब तक जुड़ोगे नहीं, उसका आनंद नहीं मिलेगा। तो लिटरेचर भी ऐसे ही है, काव्य ऐसे ही है, ये हृदय की वस्तु है, हृदय से जुड़ना। तो हृदय से जुड़ोगे तो उसमें नए नए अर्थ समझ में आते हैं। गाने जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद मिलता है।